राजा रामपाल एक ईमानदार, जनप्रिय व संविधान प्रिय राजनेता हैं जो विधायक व सांसद रहे हैं और इस समय अकबरपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। करते हैं उनसे बातचीत राजनीति के संवैधानिक पहलुओं व वर्तमान सरकार द्वारा की जा रही असंवैधानिक गतिविधियों पर। वर्तमान सरकार धर्म विशेष को प्रमोट कर रही है, जबकि संविधान धर्म निरपेक्षता की बात करता है। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? वर्तमान जो है सरकार वो धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है और भारत के संविधान के विरुद्ध है। भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सभी धर्मों का समान आदर करती है और आदरणीय हमारे मोदी जी ने अभी 3 दिन के संसद सत्र में संविधान की प्रस्तावना की जो कॉपी दी है 545 MP को, उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द हटा दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कृत्य देश की एकता, अखंडता को खंडित करने वाला है, जो देश और समाज के विरुद्ध है। इससे हम कतई सहमत नहीं हैं। धर्म का राजनीति में समावेश कहाँ तक उचित है, जैसा कि वर्तमान सरकार कर रही है? धर्म का समावेश राजनीति में संवैधानिक रूप से जो धर्मनिरपेक्षता है उसको बनाए रखते हुए सभी अपने अपने धर्मों के आदर करने का काम करेंगे, अपने अपने धर्म पे आस्था रखने का काम करेंगे। लेकिन सरकार का दायित्व है कि सभी धर्मों को समान आदर करते हुए धर्मनिरपेक्षता का पूरी तरह पालन करे। अगर एक धर्म विशेष को प्रमोट करने का काम करेगा तो उससे धर्मनिरपेक्षता खंडित होने का खतरा होगा और बाकी धर्मों के लोग निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्षता के प्रति सम्मान भी कम ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें भय भी लगेगा कि वर्तमान सरकार एक धर्म विशेष को प्रमोट करने का काम कर रही है। उससे बाकी धर्मों में निश्चित तौर पर आघात पहुंचेगा और आघात पहुंचेगा तो देश टूटने की कगार पर होगा। हम इससे कतई सहमत नहीं हैं। धर्म वैसे धर्म ही जो असली धर्म है, धर्म ही राजनीति है। राजनीति का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। धर्म का किसी पूजा उससे मतलब नहीं है। जो धर्म है, आग का धर्म है जलाना, हवा का धर्म है सबको समान रूप से ऑक्सीजन देना, पानी का धर्म है सबको प्यास बुझाना। तो ये वास्तविक धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी किसी धर्म विशेष को प्रमोट करने से अब तक जो हमने देखा है, जब इस देश में लोकतंत्र नहीं था तो मुस्लिम राज्यों में भी दूसरे धर्मों का आदर करते हुए अगर अकबर को महान कहा गया है, इसका मतलब है कि उन्होंने भी अपने धर्म को बढ़ावा न दे करके भारत में रहने वाले प्रत्येक आस्था वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करने का काम किया है। देश और समाज का उत्थान धार्मिक गतिविधियों से संभव है या संवैधानिक गतिविधियों से? हमारे भारत का संविधान प्रदेश और देश की सरकारों से ये निर्देश देता है कि सरकारें संवैधानिक रूप से चलते हुए देश और समाज का उत्थान करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि अपनाने का काम करेंगे। रोजगार को बढ़ावा देने वाले रोजगारपरक चीज़ों को आगे लाने का काम करेंगे। इस आगामी लोकसभा चुनाव में संभवतः अम्बेडकरवाद यानी संविधान और मनुवाद यानी ब्राह्मणवाद की सीधी लड़ाई है। आप किसके पक्ष में हैं? जहाँ तक सवाल है अम्बेडकरवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, अगर कोई सल्यूशन है इस देश के पास जो सबको पसंद आए, सब आदर कर सके, तो वो संविधान है। संविधान है। कोई एक ऐसी संवैधानिक गतिविधि बताएं
या ऐसा संवैधानिक टूल्स बताएं जिससे आप इस मनुवाद से लड़ सकेंगे। हमने तो बताया है कि संविधान, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और वो सभी धर्मों का आदर करने के लिए निर्देशित करता है। वर्तमान सरकार जो है एक धर्म को प्रमोट करके बाकी धर्मों का अनादर करने का काम करती है, जो असंवैधानिक है। और निश्चित तौर पर इसका अगर कोई एक ही सल्यूशन है जिसमें सारे धर्म आदर कर सके, सारे धर्म इसको स्वीकार कर सके, तो वो भारत का संविधान है, वो अम्बेडकरवाद है, जो समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना की कल्पना करता है। वो सिर्फ संविधान से संभव है, बाकी चीज़ों से संभव नहीं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, क्या ये किसी विशेष पार्टी का राजनैतिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों, और हाँ तो क्यों? ऐसा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब अपने पद की शपथ लेता है या कोई मंत्री शपथ लेता है तो बताया, आप शपथ लेते समय ये कहता है कि हम बिना राग द्वेष के, बिना भय के सभी धर्मों का आदर करने का करेंगे, पूरे देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक धर्म विशेष का प्रमोट कर प्रचार करने का काम करेंगे तो देश की एकता अखंडता पर खतरा होगा। लिहाजा हम तो नहीं समझते कि ये संवैधानिक है। आप देश और समाज के उत्थान में बाधक जातिवाद को मानते हैं या असमान संसाधनों के वितरण को? जो इस देश में अगर कोई व्यवहारिक कमी है तो पीडीएस सिस्टम है। अगर पीडीएस सिस्टम, बंटवारे का सिस्टम सही हो जाए, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने इस देश के लोगों को संविधान के जरिए धार्मिक आज़ादी दे दी, हमने सामाजिक आज़ादी दे दी, आरक्षण के माध्यम से हमने राजनीतिक आज़ादी दे दी। लेकिन इन तीन आज़ादी से सबका भला तब तक नहीं होगा जब तक इस देश में आर्थिक आज़ादी ना मिले। और आर्थिक गैर बराबरी को बराबर करने के लिए आर्थिक आज़ादी की एक और जंग लड़नी पड़ेगी जो 75 साल में लड़ी नहीं गई। बहुजन समाज पार्टी के मसीहा अनवर कांसी राम साहब ने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाने का काम किया था और आर्थिक मुक्ति की दिशा में बहुजन समाज पार्टी बढ़ती उससे पहले ही वो बिखर गई है। लिहाजा वो मूवमेंट, बाबा साहब का जो सपना था कि पीडीएस सिस्टम, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का राइट दे करके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार तो दिया है, साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र में पैदा होने वाले भारत के प्रत्येक आदमी को धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया है। वो अब ज़रूरत इस बात की है कि पीडीए के लोग या बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होकर ऐसी सरकार का निर्माण करें जिसमें आर्थिक गैर बराबरी को बराबर करने के लिए पीडीएस सिस्टम सही किया जा सके और देश में होने वाली समस्त घरेलू आय से जो जीडीपी है, उस आय में अगर देश के विकास के साथ साथ भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आय में हिस्सा मिले तो निश्चित तौर पर नेशनलिटी बढ़ेगी, आर्थिक गैर बराबरी बराबर होकर समान होगा। भारत का तथाकथित मीडिया, इसको क्या आप पूर्णतः पारदर्शी मानते हैं? जहाँ तक भारत के मीडिया का सवाल है, इस समय तो ये मोदी मीडिया, गोदी मीडिया हो गया है। जो चौथा स्तंभ था वो पूरी तरह से भय के कारण या लालचवश अपने सत्तासीन बादशाहों की प्रशंसा और प्रचार में लगा हुआ है, जो बिल्कुल असंवैधानिक ही नहीं है, देश को की एकता अखंडता के लिए भी खतरा बना हुआ है। लिहाजा ऐसी मीडिया को मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि जो उसका काम है वो सही रूप में करने का काम करे, सही चीज़ जनता के बीच में परोसने का काम करे ताकि सही मैसेज जा सके। क्योंकि उस समय भी आज़ादी की लड़ाई में भी
अंग्रेज़ों के शासन में भी जो कलमकार थे, जो लेखक थे, जो कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से देश की आज़ादी में सहयोग करने का काम किया था। वही काम आज की तारीख में देश को टूटने से रोकने के लिए और देश को पूंजीपतियों के हाथ से बचाने के लिए आज की तारीख में गोदी मीडिया न हो करके वो चौथा स्तंभ बनने का काम करे, तभी देश का भला होगा। अच्छा, ऐसे में विकल्प क्या है? जैसे आपने कहा कि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, तो ऐसे में विकल्प क्या है? क्या बहुजनों ने कोई मीडिया एस्टेब्लिश किया या एस्टेब्लिश करने के विचार में है? नहीं, ना बहुजनों ने ये एस्टेब्लिश किया है। मीडिया वास्तव में पूंजीपतियों के हाथ है और बड़े बड़े सरमाएदार जो आज की तारीख में गोदी मीडिया, मोदी मीडिया है, उनको उन्हीं पूंजीपतियों ने खरीदने का काम किया है, जिन्होंने देश के पूरे संसाधन खरीदने का काम किया है। जैसे रेलवे और रेलवे प्लेटफार्म अडानी अंबानी के हो गए हैं, BSNL पेट्रोलियम अडानी अंबानी का हो गया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ, NTC मिलें अडानी अंबानी की हो गई हैं, एयर इंडिया एयरपोर्ट अडानी के अंबानी के हो गए हैं। तो पूरे देश के जो संसाधन थे वो आज की तारीख में अडानी अंबानी के हो गए हैं। अगर पंजाब के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अगर 1.5 साल तक संघर्ष ना करते तो 3 कृषि कानूनों के तहत पूरे देश की खेती भी अडानी अंबानी की हो जाती। ये इस समय जो देश में शासक हैं वो 1947 से पहले RSS के संघ संचालक सदाशिव गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है कि जो आज़ादी दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सामान्य वर्ग के लोगों को सब बराबर का अधिकार देती हो, उससे तो बेहतर गुलामी है। यानी मौजूदा जो सरकार है वो आज़ादी की लड़ाई में न कोई योगदान है, न वो आज़ादी के पक्ष में थे। निश्चित तौर पर उसी किताब में लिखा है सदाशिव गोलवलकर ने, कभी इस देश में सत्ता में आने का मौका मिले तो पूरे देश के संसाधन संपत्ति दो अपने करीबी मित्रों को देकर पूरे देश को गुलाम बनाने का काम करो। आज की सरकार निश्चित तौर पर उन्हीं गोलवलकर के बताए हुए सिद्धांतों पर चलने का काम कर रही है। अगर खेती भी अडानी अंबानी की जिस दिन हो जाएगी तो उस दिन जान लीजिए पूरा देश आर्थिक गुलाम हो जाएगा। और मौजूदा सरकार सरकारी संसाधनों को प्राइवेट करने में पूरी तरह से बेचने में लगी हुई है। इसको आम आदमी अब ठीक से समझ रहा है। इस समय वर्तमान हालात जो हैं वो एकदम स्पष्ट हैं कि 3% वर्सेस 97% की लड़ाई है। तो ऐसी कंडीशन में 97% पीछे क्यों रह रहा है, सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहा है, 3% का ही वर्चस्व क्यों है? इसके कारण क्या है? थोड़ा हम तो ये जानते हैं कि 75 साल आज़ादी के बाद भी लोकतंत्र का अर्थ न जानने के कारण लोकतंत्र पर कभी डिबेट नहीं हुई, सेमिनार नहीं हुई, सिंपोजियम नहीं किए गए, लोकतंत्र का सही अर्थ नहीं बताया गया। आज भी 97% इसलिए मौन है या भयभीत हैं, वो अपनी आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे कि उन्होंने लोकतंत्र का अर्थ है नहीं समझा। लोकतंत्र तो इसलिए बना था जो लोग के हित में होगा, जो लोग चाहेगा, जो लोग इशारा करेगा, तंत्र वो काम करने के लिए मजबूर होगा। लोग जातियों में बंट गया, लोग दलों, धर्म और भाषा में बंट गया, लोग क्षेत्र में बंट गया, लोग कमज़ोर हो गया। आज लोग की इच्छा से तंत्र नहीं, तंत्र की इच्छा से लोग चल रहा है, जो इस देश और समाज के लिए घातक है। आप सांसद रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि सांसद का चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 84 में, अनुसूचित 3 में और शपथ का प्राविधान 173 में निहित है, जो हमें चुनाव लड़ने का और शपथ लेकर के देश के संविधान को अक्षुण्ण रखने की निर्देश करता है। उसी के तहत संविधान में देश में व्याप्त
दोहरी शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या सुझाव है, क्या कहना है? अगर बहुजनों को वास्तव में कुछ देने की आवश्यकता है तो इस देश में संविधान समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना ही उसका विकल्प है। और अगर इसमें कुछ देना है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि एक समान शिक्षा हो जाए, गरीब अमीर को एक ही सिलेबस से पढ़ाई हो जाए, एक जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ें। सर, आप एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कोई ऐसा अपना अनुभव बताइए जहाँ पे आपने किसी अधिनियम बनने में कोई सुझाव दिया हो या डिमोट किया हो या प्रमोट किया हो, कोई ऐसा अनुभव जहाँ पे आपने प्रश्न उठाया हो? हम लोग 2004 में बसपा से एमपी बने और बहुजन समाज पार्टी में आने से पहले हम लोग एक मूवमेंट में जुड़े, डॉक्टर अंबेडकर का सपनों वाला भारत बनाने के लिए मानवर कांसीराम साहब ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मूल आंदोलन ही बहुजन समाज पार्टी का मूल उद्देश्य था। इस विचारधारा को लेकर जब हम पार्लियामेंट में पहुँचे तो 2004 में हमने आरटीआई के माध्यम से पार्लियामेंट में 110 सांसदों ने एक याचिका डाली और एक सवाल किया कि इस देश में कुल मतदाता कितने हैं और प्रति मतदाता सकल घरेलू आय से पर मंथ जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो आरटीआई के तहत हमें जवाब मिला कि इस देश में 67 करोड़ मतदाता हैं और प्रति मतदाता सकल घरेलू आय से होने वाली इनकम 3500 रुपये पर मंथ है। इससे पहले राजीव गांधी ने कहा था कि हम भारत सरकार को जब 1 रुपया भेजते हैं तो ज़मीन में आते आते 90 पैसे बिचौलिए खा लेते हैं, 10 पैसा ज़मीन में आता है। तो हम 110 सांसदों ने सुझाव दिया कि जब 90% पैसा बिचौलिए खाते हैं तो सारी भ्रष्टाचारी योजनाएं बंद करके जब सकल घरेलू आय से राष्ट्रीय आय 3500 रुपया तो आधा पैसा देश के विकास के लिए जाए और आधा पैसा सीधे सीधे वोटर इंसेंटिव कह लो, न्यूनतम गुजारा भत्ता कह लो, वोटर पेंशन कहो, उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, आर्थिक आज़ादी कहो, उसके तहत सीधे 0 पैसे से खाता खुलवाकर जब राष्ट्र की आय 3500 है तो 1750, राष्ट्र की आय 5000 हो तो 2500, राष्ट्र की आय 10,000 हो तो 5000। जैसे जैसे राष्ट्र की आय बढ़े वैसे प्रति मतदाता उसकी आय बढ़े तो इससे नेशनलिटी बढ़ेगी। राष्ट्र हमें क्या दे रहा है, दे रहा है, उसकी नेशनलिटी बनेगी और इस देश में आर्थिक गैर बराबरी को कम होगी। वो पीडीएस सिस्टम लागू हो जाए। तो ये पहला हमने काम किया था कि बाबा साहब ने जो पहल की थी कि हमने धार्मिक आज़ादी दे दी, सामाजिक आज़ादी दे दी, राजनीतिक आज़ादी दे दी। ये तीनों आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आज़ादी ना मिले। इस आर्थिक आज़ादी के लिए एक और जंग लड़नी पड़ेगी। वो जंग हमारी आज भी वो याचिका पार्लियामेंट में लंबित है, उसको हमने वोटर पेंशन, वोटरशिप कहा था। अगर ये मिल जाए तो 2500 साल पहले जो बुद्ध ने कल्पना की थी, उस बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का राइट्स दे करके भारत में महात्मा रानी और माता रानी के वोट की कीमत बराबर करके भारत में स्वर्णिम की शुरुआत करने का काम किया था। वो बुद्ध का भारत बन सकता है। पति को पत्नी के सामने, पत्नी को पति के सामने, बाप को बेटे के सामने, बेटे को बाप के सामने, भाई को भाई के सामने, बहन को भाई के सामने। कोई भारत में एक भी भिखारी नहीं रहेगा और हम तब अल्लामा इकबाल का वो शेर गा पाएंगे, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ये भारत में हो सकता है, इसकी ज़रूरत है। भ्रष्टाचारी योजनाएं रोक करके अगर भारत को नेशनलिस्ट बनाना है तो जो भ्रष्टाचारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मिड डे मील, शादी अनुदान, कन्याधन, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार गारंटी योजना, निर्मल आवास, सूखा राहत, घर गिरी का पैसा,
कन्याधन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं बनेगा। भारत में किसी भी रिटायर कर्मचारी को पेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि भारत में किसी को इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी इंश्योर्ड करेगी कि तुम्हारा मरते दम तक, जब तक तुम जीवित हो तब तक भारत की आय में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तो प्रत्येक आदमी के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। हमें अगर अवसर मिलेगा तो ऐसा भारत बनाने के लिए आर्थिक आज़ादी के रूप में ये हम योजना लागू करने का। तो ये याचिका क्या लंबित पड़ी हुई है? लंबित पड़ी हुई है। 110 सांसद 110 साल। आप सत्ता में आएंगे तो इसको बिल्कुल हम लोग तो कांग्रेस को भी सुझाव देने वाले थे, अगर ये काम कर दो तो आर्थिक आज़ादी के रूप में वो क्रांति आएगी कि तुम्हें वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो चुनाव इस बात पे होंगे कि जो नेशनल इनकम बढ़ाएगा, जो हमारी आय बढ़ाएगा, हम उस पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। जात दल धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। श्रेष्ठ राजनीतिक, श्रेष्ठ प्रधानमंत्री, श्रेष्ठ मुख्यमंत्री को वोट देने का काम करेंगे।